सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है या जो सिस्टम है उसमें हम जब भी सडन इनपुट अप्लाई करते हैं या फिर उसको अपने सर्किट को हम अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से जब डिस्टर्ब करते हैं तो वो तुरंत ही अपने स्टेबल आउटपुट पे तुरंत नहीं पहुंचता है, वो कुछ टाइम के बाद पहुंचता है, राइट। और इस टाइम को हम ट्रांजिएंट टाइम बोलते हैं, राइट। ट्रांजिएंट टाइम जैसे ही ख़त्म होता है इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है और उस स्टेट को हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं, राइट। ओके, तो ट्रांजिएंट टाइम से हमें पता चला था कि हम कैसे उसकी अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके स्पीड को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड को, और कैसे हम अपने सिस्टम को मोर एक्यूरेट कर सकते हैं जस्ट बाय स्टडिंग द ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ द सर्किट, राइट। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट, राइट। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर से क्या मतलब है? ओके, सो लेट मी चूज दिस वाइट कलर। ओके, तो जब भी हम सर्किट में उसमें केवीएल या केसीएल सॉल्व करेंगे तो अगर इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी आए, ए डी एफ वाई टी बाई डी टी प्लस बी वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो अगर ऐसी इक्वेशन आपको दिखे तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होता है, राइट। ओके, सो इसमें ए और बी जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, राइट। ये टाइम से चेंज नहीं हो रहे हैं। और वाई टी क्या हो सकता है? वाई टी आपका वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, ये हम चार्ज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और फ्लक्स को भी, राइट। और एक्स टी जो है आपका ये एक तरीके से फोर्सिंग फंक्शन हो सकता है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज और करंट हो सकता है, राइट। इसको हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज और करंट, राइट। ये कांस्टेंट भी हो सकता है और टाइम डिपेंडेंट फंक्शन भी हो सकता है, राइट। ओके, सो अभी हम एक सिंपल सा आरसी सर्किट कंसिडर करते हैं। ये मेरा एक्साइटेशन जो सोर्स है वो कांस्टेंट डीसी सोर्स है, वी वोल्टेज से हमने इसको डिनोट किया है। एक रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर, और ये मेरा ग्राउंड, राइट, प्लस माइनस ऑफ वी सी, राइट। ये हो गया आर, ये हो गया सी। इनिशियल कंडीशन अभी एज्यूम कर लेते हैं कि अभी वी सी जो है वी सी 0 माइनस इज इक्वल टू 0 वोल्ट से, पहले से कोई वोल्टेज इस पर प्रेजेंट नहीं था। और ये मेरा स्विच है, एस से डिनोट करते हैं, ये मेरा आइडियल स्विच है, राइट। और हमारा जो स्विचिंग इंस्टेंट है वो टी इज इक्वल टू 0, राइट। जनरली हम टी जब भी स्विचिंग एक्शन होता है तो हम टी इज इक्वल टू 0 एज्यूम करते हैं, ताकि उसके बाद से हम जब भी जो भी टाइम काउंट होगा वो टी इज इक्वल टू 0 के बाद टाइम काउंट होगा, राइट। मतलब स्विचिंग के बाद वो टाइम काउंट होगा, स्विचिंग से पहले क्या हो रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। ओके, सो इस सिस्टम को एनालाइज करते हैं। ओके, जब टी इज इक्वल टू 0 पे हमने जब स्विच को क्लोज कर दिया तो ये मेरा शॉर्ट सर्किट की तरह स्विच हो गया, राइट। मेरा कैपेसिटर प्लस माइनस वी सी, ये मेरा ग्राउंड है, और इसमें एक करंट, राइट। अब हम इस करंट का को एनालाइज करेंगे कि ये टाइम के साथ इसका ग्राफ या फिर इसका बिहेवियर कैसा होगा, राइट। ओके, सो एग्जैक्टली एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे अगर मैं टी इज इक्वल टू 0 प्लस की बात करूँ, एग्जैक्टली एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस मतलब जब स्विच बंद किया है तुरंत बाद क्या होगा, एग्जैक्टली तुरंत, यानी टी इज इक्वल टू 0 प्लस। तो ओके, तो ये तो फिक्स हो गया कि वी सी 0 प्लस इज इक्वल टू 0 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज
कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो मेरा पहले जो था VC0 माइनस वो भी 0 वोल्ट था, तो इसका मतलब क्या हुआ, VC0 माइनस इज इक्वल टू VC0 प्लस, राइट। हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में देखा था, V1 C1 इज इक्वल टू V2 C2। तो C चूँकि दोनों बराबर थे तो हम C1 C2 कैंसिल हो जाएंगे, तो V1 इज इक्वल टू V2। तो बेसिकली एट स्विचिंग एक्शन पे ये मेरा क्या हो गया, VC0 माइनस VC0 प्लस के बराबर हो गया, राइट। ओके, तो ये 0 वोल्ट्स हो गया हमारा VC0 प्लस, ठीक है। ओके, तो कैपेसिटर के अक्रॉस ये जो वोल्टेज होगा ये भी 0 वोल्ट्स होगा। तो एक तरीके से ये शॉर्ट सर्किट की तरीके से काम कर रहा है, मतलब ये और ये वोल्टेज चूंकि 0 वोल्ट्स हैं, इसका मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, राइट। ये दोनों नोड सेम पोटेंशियल पे हैं। तो अगर मैं इसको और इसका भी अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूँ इधर, कुछ ऐसा, राइट। तो इसमें जो करंट होगी I0 प्लस ये हो जाएगी V/R, राइट। ये एग्जैक्टली ये केवल t इज इक्वल टू 0 प्लस पे हमारी करंट होगी, ठीक है। तो अभी हम इससे इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, राइट, I हम लिखते हैं I इज इक्वल टू CdVC/dt। ओके, तो मेरा अब मैं इसी इक्वेशन को एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे कैसे क्या हो जाएगा, यानी I0 प्लस इज इक्वल टू CdVC/dt। मैं इसको 0 प्लस बोल देता हूँ। ओके, तो I0 प्लस क्या था मेरा, V/R, और ये हो गया CdVC 0 प्लस बाई dt। ओके, या फिर हम इट्स ओके, ठीक है। तो मेरा हो गया DVC, एक्चुअली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, राइट। जो मैंने VC0 प्लस लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा V/RC। ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि V वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है DC सोर्स, R तो कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा DVC/dt एक फाइनाइट वैल्यू आई जिसकी वैल्यू है V/RC। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वोल्टेज है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिसकी एक वैल्यू कितनी है, V/RC। तो अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करें, ओके, मैं एक ग्राफ यहाँ पर ले लेता हूँ। ये देखिए, अगर मैं ये ग्राफ ले लूँ, ये मेरा अगर VC हो गया, मेरा टाइम हो गया, तो एक्जैक्टली t इज इक्वल टू, ये रेड येलो पेन से, यानी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, यानी t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, जो इसका जो वोल्टेज का जो स्लोप होगा वो ये है, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ, ये जो मेरा स्लोप हो गया, ये स्लोप की वैल्यू कितनी है, V/RC। तो ये स्लोप हमें ये बताता है कि अब हमारी जो करंट है, हमारे जो कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगी, राइट। तो जब इस पर चार्ज करना शुरू करेगी तो इस पर चार्ज डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो अब आगे क्या होगा, क्या ये सेम जो मेरी जो करंट है, ये करंट की जो वैल्यू आई थी, करंट की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, I0 प्लस, ये जो वैल्यू आई थी मेरी, ये थी V/R। क्या ये सेम करंट फ्लो करती रहेगी और मेरा कैपेसिटर इसी स्लोप से चार्ज होता रहेगा, या फिर करंट इंक्रीज होगी या फिर करंट डिक्रीज होगी, राइट। ओके, तो ये देखते हैं। ओके, तो अगर मैं इस सर्किट में अगर KVL अप्लाई करूं तो आई कैन सी V/IR इज इक्वल टू V ऑफ C, राइट। तो देखिए, ये VC तो चेंज होते जा रहा है, राइट। VC बिल्डअप होते जा रहा है, 0 से, पहले तो 0 था एग्जैक्टली t इक्वल टू 0 प्लस पे, अब ये बिल्डअप होते जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे ही आपकी VC की वैल्यू बढ़ेगी, आपका V तो कांस्टेंट है, ये टर्म आपका कांस्टेंट है, राइट। और आपकी I की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V माइनस VC अपॉन R। आपका V और R दोनों कांस्टेंट है। ये देखिए, जैसे I की वैल्यू बढ़ेगी, VC की वैल्यू डिक्रीज होगी। I की वैल्यू क्यों बढ़ रही थी, बिकॉज आपका DVC/dt आपका एक कांस्टेंट था, राइट। मतलब एक वोल्टेज डेवलप हो रहा है आपके कैपेसिटर के ऊपर, जैसे जैसे करंट फ्लो कर रही है आपका वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। तो जैसे VC की वैल्यू इंक्रीज होगी, I की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो एक अगर आप ये इक्वेशन देखेंगे, I/C इज इक्वल टू
डी वी सी बाई डी टी, ठीक है। और टी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल टाइम इंस्टेंट लेते हैं टी नॉट, तो किसी भी टी नॉट इंस्टेंट पे क्या होगा, आई की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती जा रही है और वी सी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, राइट। तो ये कुछ ऐसा होगा, मैंने सेम कलर ले लिया, ओके। देखिए मेरी वी सी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, अगर मैं ये देखेंगे वी सी, देखिए ये वी सी की वैल्यू कांस्टेंट बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, फॉर एग्जांपल V1, V2, V3, V4, राइट। बट हर जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा स्लोप जो है यानी I बाई सी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, राइट। अगर मैं इसको ये ड्रॉ करूँ, देखिए इस पॉइंट पे कुछ ऐसा स्लोप हो जाएगा, इस पॉइंट पे कुछ ऐसा स्लोप हो जाएगा, इस पॉइंट पे कुछ ऐसा स्लोप हो जाएगा, और डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा स्लोप हो जाएगा ज़ीरो। वो ज़ीरो क्यों होगा, ओके। ओके तो देखिए हमने जैसे ही स्विच क्लोज किया था हमारी एक आई की वैल्यू फ्लो होना शुरू हो गई थी, और जैसे ही आई फ्लो हो रही थी हमारा वैसे वैसे वी सी की वैल्यू बढ़ रही थी। वी सी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही थी आई की वैल्यू पॉजिटिव तो थी, डायरेक्शन भी सेम था, बट उसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस होते जा रहा था, राइट। अब एक पॉइंट आएगा जब हमारा जो वी सी की वैल्यू है, ये वी सी की वैल्यू किसको वी तक पहुंच जाएगी, मतलब हमारे इस पर चार्जेस इतने आ जाएंगे, इस पर जो हमारे चार्जेस होंगे, फॉर एग्जांपल ये प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू इज इक्वल टू सी वी जो हमने पहले पढ़ के रखा है, वो चार्ज की वैल्यू इतनी आ जाएगी स्टेडी स्टेट में, राइट। क्यू इज इक्वल टू लेट से उसको इन्फिनाइट बोल लेते हैं, क्यू इन्फिनाइट टाइम पे सी, और ये वी की वैल्यू आपकी वी सी हो जाएगी, राइट। यानी ये पूरा वी सी तक चार्ज हो जाएगा, नॉट सॉरी वी सी नहीं वी बोलना चाहिए मुझे, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, आई एम सॉरी। ये हो जाएगा वी, ये वी जो हमने इनपुट पे ये अप्लाई किया था ये वी, ठीक है, ये वी भी चला जाएगा, ये इन जनरल में इसे यहाँ वी सी लिखना चाहिए, राइट। ये वी की वैल्यू पहुँच जाएगी इन्फिनाइट पे, इन्फिनाइट टाइम पे, यानी स्टेडी स्टेट हमारा टाइम आ गया, राइट। तो उस केस में हमारा आई की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे वोल्टेज मेरा वी ही है और यहाँ पे वोल्टेज वी सी की वैल्यू भी वी हो जाएगी। तो जब दोनों नोड पे वैल्यू वी हो जाएगी तो इसका मतलब है हमारा जो है जो ओम्स लॉ है वो क्या बोलता है, दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, इसका मतलब मेरी करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, आई विल बिकम ज़ीरो, राइट। तो ये कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा आएगा। अभी हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं करेंगे कि इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, बट हमें इतना पता है कि ये कुछ इस तरीके से होगा, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसे, और अब देखिए जैसे जैसे टाइम के साथ हमारा जो स्लोप है यानी डी वी सी बाई डी टी, राइट, ये वी सी मेरा चार्ज है, वो क्या होते जा रहा है, स्लोप की वैल्यू कम होती जा रही है ना। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज़्यादा थी, यहाँ की स्लोप की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे कम हो गई, और अल्टीमेटली एट स्टेडी स्टेट में ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, राइट। ओके, ऑफ कोर्स ये टाइम का एक्सेस है। तो इस तरीके से मेरा जो है कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वीसी तो मेरा बिल्डअप हो रहा है, बट हमारा जो करंट है वो रिड्यूस हो रहा है टाइम के साथ। मतलब इनिशियल हमारे पास करंट कितनी थी, आई अगर हमने 0 प्लस देखा, अगर हमारा आई 0 प्लस पे हमारी जो करंट थी वो क्या थी, V बाई आर, राइट। और आई इन्फिनिटी क्या हो गई, मतलब स्टेडी स्टेट, इन्फिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट, एक बहुत लंबे टाइम के बाद, राइट। और ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0 वोल्ट, सॉरी 0 एम्पियर, ठीक है, ये एम्पियर 0 एम्पियर हो गई, ठीक है। और आपने VC देखा, VC कहाँ से था, VC 0 प्लस हमारा कितना था, ओनली VC 0 प्लस हमारा था 0 वोल्ट्स, 0 वोल्ट्स था। और जैसे VC की वैल्यू इन्फिनाइट पे क्या हो गई, V जो मेरा इनपुट वोल्ट्स था, जो हमने इनपुट पे DC सोर्स अप्लाई किया था, राइट। ओके, तो ये तो हमारा इंट्यूशन था, राइट, कि इंट्यूशन से हमने पता लगाया कैसे हमारी वोल्टेज बिल्डअप हो रही है, करंट कैसे डिक्रीज हो रही है, और कब हमारी जो है करंट ज़ीरो हो रही है, वोल्टेज मतलब उस पॉइंट के बाद वोल्टेज क्यों नहीं इंक्रीज़ करेगा, क्यों VC की वैल्यू जो है V से आगे क्यों नहीं बढ़ेगी। डेफिनेटली इससे नहीं बढ़ेगी कि जैसे ही VC की वैल्यू V आ जाएगी I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो जो कैपेसिटर पे जो चार्ज है अब वो VC से आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपने जितना वोल्टेज अप्लाई किया है, यानी जितना वोल्टेज आपने यहाँ पे अप्लाई किया है वो यहाँ पे वो कॉपी होने की कोशिश करेगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, राइट। ओके, तो अभी हम इसका मैथमेटिक्स देखते हैं, इसको इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। ओके,
ये हो गया आर, ये वी सी, और हमारी हो गई करंट, राइट। और ये मेरा वी वोल्टेज। तो हम केवीएल अप्लाई करते हैं, वी माइनस आई आर इज इक्वल टू वी सी, राइट। ये मेरा कोई एक वोल्टेज है, प्लस माइनस वी सी, ठीक है। अभी हम जनरल कंडीशन ले रहे हैं, एट टी इक्वल टू 0 प्लस, या कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट नहीं लिया, ये इन जनरल केस है, इसीलिए वी सी की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है हमने, राइट, ओके। और आई हमें पता है, आई इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी होता है, राइट। कन्वेंशन देखना है, इसमें भी आई ऐसे फ्लो कर रही है और प्लस माइनस ऐसे लिया है, तो सी एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ये कैपेसिटर है वी सी और प्लस टर्मिनल ये है, माइनस हमने लिया, और करंट इसके प्लस टर्मिनल में जा रही है आई, तो इक्वेशन आई इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई वी डी टी होगी, राइट। अगर रिवर्स में करंट अगर फ्लो होती तो हम माइनस साइन ले लेते, ओके। तो ओके, यहाँ पे हम इसको आई को रिप्लेस कर देते हैं, सी डी वी सी बाई डी टी आर इज इक्वल टू वी सी, राइट। तो ये क्या हो गया, सी डी वी सी बाई डी टी आर, एक्चुअली कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ओके, प्लस वी सी इज इक्वल टू वी, राइट। तो अगर हम डी वी सी बाई डी टी को पूरे इक्वेशन में हमने आर सी से डिवाइड कर दिया, आर सी इज इक्वल टू वी बाई आर सी, वी माइनस आई आर इज इक्वल टू वी, ओके, आई इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी इंटू आर वी सी, ठीक है, ओके। तो इस इक्वेशन को हमें अब सॉल्व करना है, राइट। ये आप ओके, एक और चीज़ नोटिस कीजिए, मैं इसको पहले, आप इस इक्वेशन को देखिए, तो ये हमारा जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का आप ऑर्डर देखिए, ठीक है। इसमें मेरा एक ही डेरिवेटिव टर्म है और उसका जो ऑर्डर है वो है फर्स्ट ऑर्डर, राइट। डी स्क्वायर वी सी बाई डी टी स्क्वायर नहीं है, राइट, और कोई हायर ऑर्डर टर्म्स नहीं है, राइट। और इसके कोफिशिएंट्स भी आप देखिए, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 बाई आर सी है, आर सी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आर और सी की वैल्यू फिक्स्ड है, और यहाँ पे वी की वैल्यू भी जो है डीसी सोर्स है तो वो भी वैल्यू फिक्स है, ठीक है, ओके। तो इसका जो इक्वेशन होगा, अगर हम केवल होमोजीनियस इक्वेशन की बात करें, तो वी सी की जो वैल्यू है, वी सी ऑफ टी विल बिकम समथिंग ए ऑफ ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, राइट। और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये तो मेरा होमोजीनियस, अगर मेरी इक्वेशन होमोजीनियस होती तो उसका सॉल्यूशन आता। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है कि अगर मेरा ये जो टर्म होता, अगर ये 0 होता, राइट, तो इसका रिस्पॉन्स केवल ये होता। अब चूंकि एक फोर्सिंग फंक्शन प्रेजेंट है वी ए बाई आर सी, तो उसके अब, और ये कि कांस्टेंट है, तो इस केस में भी मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिखूंगा, सम कांस्टेंट बी, राइट, ओके। तो पहले तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बी की वैल्यू कितनी आएगी, राइट। अगर हमने मैथमेटिक्स देखी है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो ये मेरा एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और ये पार्ट मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, राइट। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है सिस्टम का, और ये हमारा हो गया फोर्स्ड रिस्पॉन्स, राइट। या फिर एक तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मेरा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हो गया, ट्रांजिएंट बिहेवियर हो गया, और ये मेरा स्टेडी स्टेट। शायद ये कहना मेरा गड़बड़ होगा, अभी हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे, आई एम सॉरी। नेचुरल रिस्पॉन्स और फोर्स रिस्पॉन्स तो होगा ही होगा, राइट, ओके। या फिर हम इसको स्टेडी स्टेट कह सकते हैं, ओके, यस, आई कैन से स्टेडी स्टेट। एक्चुअली ये मैंने इक्वेशन को देख करके बोला है, स्टेडी स्टेट, यस, ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेस को कह सकते हैं, राइट, ओके। मैं एक अलग कलर लेता हूँ, इसको बोल सकते हैं, ये मेरा हो गया ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और इसको हम बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये क्यों मैंने ऐसे बोला, उसका रीज़न, ये मैंने इक्वेशन को देखा,
राइट। अगर आप इक्वेशन देखेंगे, स्टेडी स्टेट रिस्पांस का मतलब जनरली टी की वैल्यू आप इन्फानाइट रखेंगे। तो जैसे ही आप टी की वैल्यू इन्फानाइट रखेंगे तो ये वाला जो टर्म है पूरा वैनिश हो जाएगा, राइट। और आपका केवल स्टेडी स्टेट रिस्पांस केवल टर्म आपका जो बी बचेगा, इसीलिए मैंने इसको स्टेडी स्टेट बोला, राइट। और ये आपका ट्रांजिएंट बोला क्योंकि ये आपको डाई आउट हो जाता है, ठीक है। एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये टर्म बचेगा ही नहीं, राइट। ओके, ठीक है। तो अभी ओके, हमको b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इसी इक्वेशन में इसको रख देंगे, ओनली b, राइट। ये पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में हम ये सब सीखते हैं कि कैसे वैल्यू को कैलकुलेट करना है b में। ये एक्चुअली नेटवर्क थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये बेसिक एक्चुअली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट है। ओके, तो b की वैल्यू को अगर हम रखें यहाँ पे, तो अगर d/dt ऑफ b करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, राइट। ये कांस्टेंट हमने क्यों मान के रखा था, क्योंकि v/RC हमारा कांस्टेंट है। तो फोर्स्ड एक्चुअली ये जो जैसा रेस्पॉन्स होता है वैसा ही हम पर्टिकुलर इंटीग्रल रखते हैं। अगर ये एक्सपोनेंशियल होता है तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल रखते हैं, ये अगर साइनोसाइडल होता है तो ये भी हम इसको साइनोसाइडल रखते हैं, राइट। बट चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसलिए हमने इसको कांस्टेंट रखा है। ओके, प्लस b/RC इज इक्वल टू v/RC, राइट। तो अब देखिए b की वैल्यू क्या हो गई, b इज इक्वल टू v आ गई, राइट। ये तो हमें पता चल गया b इज इक्वल टू v। तो हमारा रिस्पॉन्स हो गया vc ऑफ t इज इक्वल टू a e⁻t/RC प्लस v। ये मेरा इक्वेशन आ गई, राइट। अभी a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a की वैल्यू हमें पता चल जाएगी जब हम इनिशियल कंडीशन में इनिशियल कंडीशन से हम a की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो इनिशियल कंडीशन में हमें पता था कि vc 0 प्लस, vc ऑफ 0 प्लस, ये मेरी वैल्यू थी 0 वोल्ट्स, राइट। तो ये हम उसी इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगी 0, राइट। a e⁻0/RC, राइट, प्लस v। तो ये a की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ v। तो अब हम मेरा जो इक्वेशन है vc की वैल्यू क्या हो गई, vc इज इक्वल टू ओके v माइनस v e⁻t/RC, राइट। और ये t ग्रेटर देन 0 के लिए, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। ओके, तो vc इज इक्वल टू v कॉमन लेते हैं, 1 माइनस e⁻t/RC। ओके, येलो कलर से, तो ये देखिए हमारा ये वोल्टेज का रिस्पॉन्स आ गया। तो अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें, इसका ग्राफ कैसे होगा, तो ये चार्जिंग फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल होगा। ओके, तो मेरा जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है, ये स्टेडी स्टेट वैल्यू था मेरा v, राइट। और ये ग्राफ जो है vc का था, ये टाइम हो गया, और ये कुछ इस तरीके से इसका रिस्पॉन्स आएगा, एक्सपोनेंशियल, राइट। तो हमने पहले भी ये बता के रखा था कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होते जाएगा। मतलब कि इनिशियल अगर मैं कुछ पॉइंट्स इस पे वो कर लूँ, मार्क कर लूँ, लाइक ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट और एक इस यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे 4 स्लोप अगर ड्रॉ करता हूँ, ये तो देखिए एक ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे स्लोप ऑलमोस्ट 0 हो गया। स्लोप का मतलब dVc/dt की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज अब हमारे पास वोल्टेज क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, तो अब वो चेंज नहीं होगा। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो डेफिनेटली करंट क्या हो गई हमारी, यहाँ पे इस पॉइंट पे, एक्जैक्टली इस पॉइंट पे स्टेडी स्टेट में 0 हो गई। यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे थी, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, क्योंकि वहाँ पे उस पॉइंट पे हमने देखा था कि करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, यानी v/R, राइट। तो जब हम करंट बोल रहे हैं तो अब करंट का बिहेवियर कैसे चेक करेंगे, तो करंट की वैल्यू हम कुछ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता था I इज इक्वल टू C dVc/dt, C, और Vc को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो फर्स्ट टर्म तो जो है हमारा ये, इसको तो मुझे V रखना पड़ेगा, एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, -1 इसके लिए आ जाएगी, और e⁻t/RC,
और -1/RC। ये मैं जस्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए। C कैंसिल हो गया, ओके, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो गए, यानी ये वैल्यू हो गई V/R। ओके, V/R (e⁻t/RC), राइट। ये देखिए, अगर मैं केवल करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, देखिए, तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, दैट इज़ V/R, राइट। और जैसे जैसे कैपेसिटर मेरा चार्ज होते चला गया, करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होती चली गई, बिकॉज कैपेसिटर जैसे चार्ज होगा वोल्टेज वैसे बिल्डअप होगा और करंट की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट। ओके, तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। तो देखा आपने कि कैसे हमारा करंट जो है टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली, और वोल्टेज हमारा जो है एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, राइट, और दोनों का। ओके, तो इस पूरे इक्वेशन में हम ये देखेंगे, अगर हमारे पास दो इक्वेशन आई, पहली तो हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन जो VC ऑफ t वो आई V1 माइनस e⁻t/RC, और करंट की जो वैल्यू है जो सर्किट में फ्लो कर रही थी V/R e⁻t/RC। तो इसमें एक्चुअली एक टाइम कांस्टेंट टर्म यूज़ होता है कि ये टाइम कांस्टेंट क्या है वो देखेंगे। ओके, तो आप ये देखिए जो एक्सपोनेंशियल का जो पावर है, मैं इसको थोड़े बड़े में ड्रॉ कर देता हूँ, फिर ये ई की पावर अगर आप नोटिस करोगे, यानी ये टर्म और ये वाला टर्म, राइट, तो ई की पावर है -t/RC, राइट। तो ओवरऑल ये जो टर्म है ये तो अपने आप में एक कांस्टेंट है, राइट। और यहाँ पे अगर हम इसके पावर को देखें तो t बाई समथिंग है, तो ये जो हमारा RC होता है ना, इसका जो अगर हम उसकी डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो इसका जो एक तरीके से यूनिट होगा वो भी टाइम का आता है, राइट, क्योंकि ऊपर टाइम भी होगा और नीचे टाइम होगा, तो दोनों टाइम कैंसिल हो जाएंगे और ये पूरा ओवरऑल टर्म जो है कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिलाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा डायमेंशनली, अगर ऊपर भी सेकंड्स में है तो नीचे भी सेकंड्स में होगा, तो इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से, राइट, टाउ, राइट। ओके, तो ये जो टाउ है बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फर्स्ट ऑर्डर का हम देखते हैं तो ये टाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो ये टाउ क्या होगा सर्किट में, तो आपके पास अगर कोई भी ओके, तो पहले देखिए टाउ है क्या होगा, लेट्स सी, अगर हम ये देखें कि VC इज इक्वल टू, अगर T इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट पे ये कितना चार्ज होगा, राइट, V इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻, ओके, टाउ बाई टाउ, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आप देखोगे तो ये कुछ आएगा 0.632 इंटू V, यानी आप देखोगे 1 टाइम कांस्टेंट में, यानी एक टाइम कांस्टेंट में, अगर मैं यहाँ पे अगर एक टाइम कांस्टेंट की बात करूँ, तो ये अगर वैल्यू सिर्फ टाउ ले लूँ, ठीक है, तो 1 टाइम कांस्टेंट में ये अपनी फाइनल वैल्यू का 63.2% चार्ज हो जाता है, दैट चार्जिंग के केस में, राइट। ओके, तो अगर हम 4 टाउ ले लें, व्हाट इज 4 टाउ, ओके, तो 4 टाउ में कहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, 4 टाउ में, उसी तरीके से 5 टाउ में। एक्चुअली मैं स्टेडी स्टेट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट बाई टेकिंग द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो अगर हम 4 टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कंसिडर करें कि जब t इज इक्वल टू मेरा 4 टाउ होगा और जब t इज इक्वल टू 5 टाउ होगा, तो 4 टाउ में आप ऑलमोस्ट 98%, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऑलमोस्ट 98% पे पहुँच जाओगे, और 5 टाउ में ऑलमोस्ट 99% में, राइट। तो हम जो t इज इक्वल टू इन्फानाइट बोलते हैं लगभग तो कि वो स्टेडी स्टेट में पहुंच गया है, तो एक्चुअली t इज इक्वल टू अगर हम 5 टाउ की बात करें, यानी 5 RC, तो 5 RC में वो ऑलमोस्ट 99 पॉइंट समथिंग जो होगा, अप्रॉक्सीमेटली 99%, वो अपने आउटपुट का 99% पे पहुंच चुका होगा, मतलब वो ऑलमोस्ट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स खत्म हो चुका होगा, वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ चुका होगा, राइट। ओके, ठीक है, तो ये हमने टाउ के बारे में देखा, ठीक है। ओके, तो अगर ये तो मेरा सिंपल RC सर्किट है, तो एक जनरलाइजेशन है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है,
सेम फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट की ही बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल आर हैं और मल्टीपल सी हैं, क्योंकि हमने तो इस सर्किट बहुत सिंपल लिया था कुछ इस तरीके से। तो इस केस में आपका जो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट, राइट। ये हम आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस केस में देखेंगे। ये जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे बता दिया कि उस केस में हमारा जो टाउ हो जाएगा आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये हम क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, ताकि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखा हमने कि यहाँ पे हम लोगों ने कितना मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, फिर उसके इनिशियल कंडीशन को देखा, चेक किया, तब हमको फाइनल एक वैल्यू मिली वी सी टी की, और उसके बाद हमको एक वैल्यू मिली आई टी की, राइट। ओके, तो अगर हमको डायरेक्टली टाइम कांस्टेंट पता चल जाएगा तो हम विदाउट सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। वो कैसे लिखेंगे? ओके, तो अगर मेरी कोई क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल वोल्टेज है, या फिर चार्ज है, या फिर वोल्टेज हो गया, चार्ज करंट हो गया, या फिर हमारा फ्लक्स हो गया, राइट। अगर हमको सिर्फ इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू, तो हम पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के केस में विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। वो कैसे? इस तरीके से। लेट्स वोल्टेज का एग्जांपल ले लेते हैं कि वी सी नहीं लिखूंगा मैं, जरूरी नहीं कि हम कैपेसिटर के क्रॉस ही देखें, किसी के क्रॉस वी ऑफ टी, राइट। ये हो जाएगा वी ऑफ इन्फिनिटी प्लस वी ऑफ ज़ीरो प्लस माइनस वी ऑफ इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। इसलिए मैंने टाइम कांस्टेंट लिखा टाउ, आर सी नहीं लिखेंगे, वो आर इक्वलेंट से इक्वलेंट हो जाएगा, राइट। और ये इंडक्टर के केस में भी वैलिड है, राइट। ओके, तो अगर आप इसमें ये देखो, अगर आपने t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया सिंपली, तो क्या ये दोनों LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं क्या? तो देखिए यहाँ पे t इज इक्वल टू हमने इन्फिनिटी पुट किया, ये मेरा यहाँ पे v इन्फिनिटी पहले से था, प्लस ये देखिए ये जो होल टर्म है ना e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल बराबर है। और v इज इक्वल टू 0 देखते हैं, v इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा v ऑफ इन्फिनिटी प्लस v ऑफ 0 प्लस माइनस v ऑफ इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 हो जाएगा आपका 1। तो मैं इसको यहाँ पे इसको 1 लिख देता हूँ इंटू 1। तो आप ये देखो v इन्फिनिटी प्लस v ऑफ 0 प्लस v ऑफ 0 माइनस v ऑफ इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो देखिए अगेन v ऑफ 0 आपके v ऑफ 0 प्लस की, अगेन ये 0 प्लस ही है, राइट। 0 0 प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है अभी, जब तक मेरा इम्पल्स फंक्शन नहीं है तो मेरा 0 0 प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है, ये इसके इक्वल हो गया, यानी v ऑफ 0 इज इक्वल टू v ऑफ 0 के हो गया, राइट। तो इसका मतलब, और ये सेम इक्वेशन I के लिए है, एक्चुअली ये किसी भी क्वांटिटी के लिए, वोल्टेज, चार्ज, करंट या फिर फ्लक्स के लिए, राइट। तो उस केस में बस आपको टाइम कांस्टेंट पता होना ज़रूरी है। तो हमने अभी जो इक्वेशन सॉल्व की, राइट, देखिए उसको हम विदाउट, जो हमने अभी सर्किट ऊपर देखा, अभी हम उसको विदाउट अप्लाइंग KVL या फिर KCL हम डायरेक्टली उस इक्वेशन तक कैसे पहुंचते हैं अभी देखते हैं। देखिए ये मेरा सर्किट था, ये VC ऑफ, सॉरी ये हो गया हमारा VC, ये हो गया VC, ये मेरा हो गया R, ये वोल्टेज, ठीक है। अभी देखिए, तो हमने जो अभी ऊपर इक्वेशन लिखी थी, तो उसके लिए हमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन चाहिए। तो मुझे इतना तो पता था कि VC ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 0 वोल्ट है, तो मेरे पास VC 0 प्लस तो आ गया। VC इन्फिनिटी कितना होगा, राइट। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। VC इन्फिनिटी पे क्या होगा, जब मेरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट की तरीके से काम करेगा, राइट। ये मेरा कुछ ओपन सर्किट हो गया। अब देखिए
अगर ये मेरा चार्ज ये जब मेरा कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह से हो गया तो ये मेरा वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी सी ऑफ इन्फिनिटी। एग्जैक्टली ये मेरा वी के बराबर हो जाएगा क्योंकि कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रही है, राइट। तो इस नोड पे वही वोल्टेज होगा जो आपने इनपुट पे दिया है। तो वी सी इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी वोल्ट्स, राइट। ओके, तो अब अपने इक्वेशन में रख देते हैं वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू, मेरा था ओके एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, वी सी इन्फिनिटी प्लस ब्रैकेट में वी सी ऑफ ज़ीरो प्लस माइनस वी सी ऑफ इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई टाइम कांस्टेंट, राइट। ओके, तो अभी ये हम रख लेते हैं वी सी इन्फिनिटी कितना था, वी सी इन्फिनिटी था मेरा वी वोल्ट्स प्लस वी सी ज़ीरो माइनस कितना था, ज़ीरो माइनस अगेन वी सी इन्फिनिटी वी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और ये हो गया वी सी टी। इसको सॉल्व करेंगे, वी सी माइनस वी की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हो गया वी सी। ओके, अब यहाँ पे टाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस सिंपल सर्किट में। तो इस सिंपल सर्किट में टाउ कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि आप जो भी मेरा जो डीसी सोर्स जो भी है, राइट, मतलब जो मेरा इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको हम नलीफाई कर देंगे। तो नलीफाई चूंकि ये मेरा वोल्टेज सोर्स है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स मेरा क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर मेरा करंट सोर्स होता है तो वो ओपन सर्किट हो जाता है, राइट। ओके, तो मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरीके से काम करेगा, उसको कर देंगे। और अगर मेरे पास करंट सोर्स होता, आई होता, तो ये हम उसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करते, राइट। ओके, तो अभी हम देखना है, अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे एक ही सी है, राइट, तो सी इक्विवेलेंट सी हो गया, एक ही आर है, राइट। तो इस सी के अक्रॉस कितना कैपेसिटर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो इस सी को अगर आप हटा दोगे, इसको हम ए और बी बोल देते हैं, इसी के अक्रॉस ये देखो, तो ये मेरा जगह पे यहाँ पे रेजिस्टर देखोगे आर इक्विवेलेंट, ये तो केवल आर ही के बराबर है क्योंकि एक सिंगल आर, राइट। एक्चुअली जब हम जहाँ पे मल्टीपल कैपेसिटर और मल्टीपल रेजिस्टर होंगे वहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट अभी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो चूंकि सिंगल सी और आर है तो हम डायरेक्टली एक्चुअली आर सी लिख सकते हैं, हमको इतना डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हम इसको भी देखेंगे जब हम आगे और एडवांस लेक्चर करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया हमारा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही आर है एक ही सी है तो हो गया आर इंटू सी, राइट। तो हमारे ऊपर वाली इक्वेशन में क्या हो गया, टाउ की वैल्यू वी माइनस वी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, राइट। तो ये देखिए, ये तो मेरा वोल्टेज का आ गया। अभी करंट का भी देख लेते हैं, करंट क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ठीक है। ओके, ठीक है। आई, तो इसमें हम आई इक्वल टू जीरो प्लस कितना था, इनिशियल कंडीशन वो था वी बाई आर, राइट। और आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी कितना था, वो हो गया था ज़ीरो, राइट। तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई ऑफ टी एक्चुअली इक्वल टू, मेरा आई इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो हो गया, माइनस आई ऑफ ज़ीरो प्लस यानी वी बाई आर माइनस ज़ीरो इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये टर्म तो सेम रहेगा जैसा वोल्टेज की तरीके से। अगर आप इसको देखोगे, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, माइनस वी बाई आर नहीं होना चाहिए, एक मिनट, इसको कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया शायद। आई इक्वल टू जीरो प्लस पे कितना था, मैक्सिमम करंट थी वी बाई आर, और आई इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये ज़ीरो था, राइट। ठीक है, तो मेरा जो वैल्यू है वो हो जाता है आई इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस आई ज़ीरो, ओके मैंने साइन गड़बड़ ले लिया था, ठीक है, आई ज़ीरो प्लस माइनस आई ऑफ इन्फिनिटी आर सी, ठीक है। तो अब हम इसमें अगर ये वैल्यू रखेंगे आई इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा प्लस, ओके लास्ट टाइम मैंने सिग्नेचर गड़बड़ लिया था, माइनस ज़ीरो ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ओके। तो अब देखिए इसका इक्वेशन आ गया आई ऑफ टी,
तो आपने देखा हमने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं किया और डायरेक्टली वी और इसकी वैल्यू आई को कैलकुलेट किया। तो एक्चुअली जो भी मेरा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होगा ना, राइट, ओके, तो ये देखते हैं ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, dy बाई टी डी टी प्लस समथिंग y अपॉन, ओके, ये a हो गया, ये b हो गया, इक्वल टू, हम इसको कोई एक्स टी मान लेते हैं। तो बच्चों इसका जो इक्वेशन है, ये जो इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको हमेशा, यानी जो वाई टी का जो रिस्पॉन्स, जो इसका नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा वो समथिंग ए ई की पावर माइनस समथिंग बी बाई ए, बी बाई ए टी, राइट, कॉन्स्टेंट देख लिए, ये तो होगा ही होगा, राइट। और ये जो इक्वेशन है जो एक्चुअली जो एक्स टी है, वो एक्स टी की वजह से यहाँ पे एक हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का टर्म हो जाएगा बी, राइट। ये हो सकता है टी का फंक्शन होगा चाहे नहीं होगा। तो आप देखो ये हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो रहेगा ही, राइट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा ही। और दूसरा टर्म डिपेंड करेगा कि ये कांस्टेंट है या नहीं कांस्टेंट है, राइट। तो हमारा जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमारे सिस्टम का, राइट, वो या तो ऐसा होगा, राइट, कुछ चार्जिंग टाइप में, या तो फिर कुछ ऐसा होगा डिस्चार्जिंग टाइप में। दो ही चीज़ होंगी, या तो चार्ज होगी या तो फिर डिस्चार्ज होगी, राइट। और अगेन ये जो चार्जिंग की जो वैल्यू है, वो इसका जो ये जो लेवल है, यानी ये लेवल, एक्चुअली मैं रेड पेन लेता हूँ, ये देखिए ये लेवल या फिर ये लेवल, ठीक है। तो ये डिफाइन होगा, यानी ये जो बाउंड्री है, राइट, ये हमेशा फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, राइट। तो आपको अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं उस क्वेश्चन को, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। बट चूंकि हमको सब्जेक्टिव वे में जाना है तो हम हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे। बट ये है कि हमारा एक क्विक तरीका ये होता है कि अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, हमें ये अगर पता चल गया, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में ही होगा, और वो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल या तो इंक्रीज करेगा या तो फिर एक्सपोनेंशियल जो है डाई आउट होगा। तो इस पर हम और क्वेश्चंस देखेंगे अपने जो हमारा जो क्वेश्चनेयर वाला सेशन होगा उसमें हम और सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इस पर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो नॉलेज इस पर और इन्हांस हो सके, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें इस पर कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, राइट, ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। थैंक यू।